Ultratech, India's #1 cement. नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के सामने सरापा एहतजाज रहे जिला वतन पश्तून लीडरान। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों के काफिले पर हमलों से बीएलए ने किया बगावत का ऐलान। और शहबाज हुकूमत की गलत पॉलिसीज से गमो गुस्से में पाकिस्तानी ताजिरान। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर का और जायजा लेते हैं जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिल गौर बात यह रही कि जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ ये एहतजाजी मुजाहिरे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 58वें खुसूसी इजलास के दौरान किए गए और पीटीएम के जिला वतन लीडरों की कॉल पर जिनेवा में ब्रोकन चेयर के साए तले ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में पश्तूनों पर बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ किए गए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के, और ये है जिनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज जिला वतन पश्तून लीडरान PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यूरोप चैप्टर की जानिब से जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे UNHRC के 58वें सालाना सेशन के दौरान किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे में पश्तूनों और बलोचों पर बढ़ते रियासती जुल्म व जब्र को रोकने की गुहार लगाई गई। उन्होंने हमारे एक मौलवी था मुफ्ती शाकिर साहब, पाकिस्तानी मिलिट्री ने उसको कत्ल किया, शहीद किया। और भी हमारा नसीर साहब है और अली वजीरी है और हमारा बहुत PTM का लोग जो पाकिस्तान मिलिट्री में उन्होंने जेल में डाला है। और उधर हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब है, पाकिस्तानी फौज हमेशा उधर टारगेट कर रहे हैं और हमारा लोग मार रहे हैं, हमारा लोग उठाता है वो जेलों में डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमारा हालात इस टाइम में बहुत ख़राब है। हम दुनिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए अपना आवाज़ उठा लो, हमारे हक़ के लिए थोड़ा आवाज़ उठा लो। और इधर भी हम आया था, हमारे सारी दुनिया से यही रिक्वेस्ट है कि पश्तून इस टाइम में पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक हालात में है। हमारा उधर बहुत हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रहे हैं, वो पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो हमें मार रहे हैं। दिन पर दिन में हमारा 100-200 लोग हमारे वो जो है पाकिस्तानी मिलिट्री को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। UNHRC के 58वें रेगुलर सेशन के दौरान जिनेवा में जिला वतन पश्तून बलोच के अलावा अफगानी लीडरान ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के कारकुनान तक ने अपने हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स लेकर पाकिस्तान में पश्तून और बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशों की मजम्मत की। ताहम मुजाहिरों में शामिल जिला वतन लीडरान ने पाकिस्तान में अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठा रही महकूम कौमों मसलन पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी और कश्मीरियों की बढ़ती गैर कानूनी गिरफ्तारियों, जबरन अगवाकारी और माबराए अदालत कत्ल पर गहरी तशवीश जाहिर की और हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के दारुल हुकूमत पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर के बहिमाना कत्ल का हवाला देते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेवार ठहराया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट स्विट्ज़रलैंड की जानिब से ये मुजाहरा हो रहा है। ये मुजाहरा पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा है अली वज़ीर, मलक नसीर कोकी खेल, समद अजी और इसके साथ जो कल या परसों
شاکر صاحب کے قتل کے خلاف یہ مظاہرہ ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب استعماری ریاست یا پاکستانی فوج ان تمام مظالم کے پیچھے ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا پی ٹی ایم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, پی ٹی ایم کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی پاکستانی فوج کر رہی ہے. یہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم پنجاب سے آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے وسائل پہ اپنا اختیار مانگتے ہیں. پنجاب استعماری ریاست پاکستان میں پشتونوں پہ, بلوچوں پہ, سندھیوں پہ, سرائکیوں پہ, کشمیریوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI نے افغانستان کی سرحد سے سٹے قبائلی علاقوں میں پہلے القاعدہ, طالبان اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی. پھر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں خصوصاً TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ضرب عضب و رد الفساد جیسے فوجی آپریشنز کیے. یہاں تک کہ پاکستان میں طالبان دہشت گردوں کے حملوں کو جواز بنا کر افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا گیا, لیکن نتیجہ صرف 0 رہا. لہذا پاکستان اور افغان کے تورکھم بارڈر پر آمد و رفت منقطع ہونے سے سرحد کے دونوں طرف کے پشتونوں اور کاروباریوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اس سے تورکھم بارڈر سے جڑے علاقوں خصوصاً خیبر ضلع میں مال سے لدے ٹرک کھڑے ہونے سے ٹرانسپورٹرز کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. لوڈ ہے کولے کا اور جا رہے پشاور متنو, لیکن گیٹ کے وجہ سے ہمارے سارے کام رک گئے ہیں. کسٹم افسر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو 0 پوائنٹ کا معلومات نہیں ہوا تو اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوگا. ادھر سے بھی مال والا بھی کہہ رہا ہے کہ یار کہ کس طرح ادھر بارش بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر اور بھی مسئلے آ رہے, یہ مال خراب ہو تو پھر یہ اور مسئلہ پڑ جائے گا نا. تورخام راستے بند ہونے سے ہمارا بازار مکمل بند ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا سارا دار و مدار تورخام بارڈر سے ہے. جو ہی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں تورخام میں مزدوری کی, کسٹم کی, گاڑیوں کی, یہ سب ہمارے لوگ ہیں. جب بارڈر بند ہو جاتا ہے تو یہ سب لوگ بیکار ہو جاتے ہیں. جہاں تورخام سے بارڈر سے جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ ہمارے بازار میں آ کے لوگ یہاں سے اپنے بچوں کو پالتے رہتے ہیں. تو ہمارا دونوں ممالک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ امن و تحمیل سے حل کریں اور یہ بارڈر کھولے کہ ہمارے لوگوں کا یہ مشکلات ختم ہو جائے. یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانا ملک غداری مانا جاتا ہے. لہذا پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی پالیسی کی مخالفت کرنے والے امن پسند پشتونوں, سندھیوں اور بلوچوں کی نسل کشی کی سازشیں عروج پر پہنچ چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے تمام محکوم قوموں کے لیڈران ہجرت کر چکے ہیں اور اب وہ بیرونی ملکوں میں رہ کر اپنے اپنے صوبے میں ریاستی ظلم و زیادتیوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کر رہے ہیں. اسی حکمت عملی کے تحت PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے بیرونی ملکوں میں جلا وطن پشتون اور بلوچ لیڈران پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ریاستی ظلم و ستم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کے ذریعے یونائیٹڈ نیشنز اور یورپین یونین سمیت پوری عالمی برادری سے پاکستان میں پشتون, بلوچ اور سندھی سمیت تمام محکوم قوموں کی نسل کشی روکنے کی سمت میں مؤثر قدم اٹھانے کی گزارش کر رہے ہیں. ناظرین, اب بات پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی, جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بڑھتے مظالم نے محکوم بلوچوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے. یہ سچائی بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں پر بلوچ مجاہدین کی جانب سے بڑھتے فدائی حملوں سے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان اور چین کے ناجائز شکنجے سے بلوچستان کو آزاد کرانے کے لیے اب BLA جیسی بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں نے مزاحمت مجید
तेज करती है। कभी हक की आवाजें दबी नहीं रहती, वक्त आने पर आवाजें इनकलाब बन जाती हैं। जी हां, जब जुल्म की हदें पार होती हैं तो इनकलाब खुद ब खुद आ जाता है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के नौशकी जिले में बलोच कौम परस्त जमातों की जानिब से पाकिस्तानी फौज की बसों के काफिले पर किए गए फिदायीन हमले से सामने आई। इस खौफनाक फिदायीन हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने तस्लीम की, जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए गुज़श्ता कई बरसों से बुलंद तरीन पहाड़ियों पर रहकर पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बर्बरियत का मुकाबला कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान पर काबिज चीन और पाकिस्तान की फौजें अपने वसाइल की लूट खसोट के लिए आवाज उठा रहे बलोचों की अगवा बराए टारगेट किलिंग्स के जरिए नस्ल कुशी कर रही हैं। ये एक काफिला जा रहा था FC का, और ये काफिला नुकंडी की तरफ जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, जिसमें 7 बसें शामिल थीं और 2 कारें शामिल थीं। ये काफिला RCD शारा पर नौशकी शहर के करीब एक जो आटे वाली मिल है उसके करीब पहुंचा, तो वहां काफिले में शामिल एक बस के करीब धमाका हुआ और बाकी गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। एक बस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो बिल्कुल एक ढांचे में तब्दील हो गई है, जल गई पूरी की पूरी बस। इसके अंदर जो लोग बैठे थे उनके साथ बहुत बुरी सूरत हाल पेश आई। एक बहुत बड़ा सानिया है और धमाका खेज मवाद जो है वो एक गाड़ी के अंदर नस्ब किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश बम धमाका हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की है। यही वो कलदम तंजीम है जिसने थोड़े दिन पहले जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट किया था, और अब नौशकी में एक बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है। लिहाजा BLA की मजीद ब्रिगेड और उसकी स्पेशल यूनिट फतेह स्क्वाड ने मिलकर फौजी काफिलों को निशाना बनाया। ताहम इस फिदायीन हमले में BLA की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी फौज के 90 एहलकारों के हलाक और 200 से ज्यादा होने के दावे किए, लेकिन पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग ISPR की जानिब से BLA के इस फिदायीन हमले में फौजी एहलकारों के जाँ बहक होने की तादाद काफी कम बताई गई। काबिल गौर बात यह है कि BLA की मजीद ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर बस पर हुए फिदायीन हमले का लाइव वीडियो भी जारी किया। जो स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाता है, ठीक है, आप उसके साथ लड़ें, लेकिन आपकी वो लड़ाई तब कामयाब होती है कि जब आप बाकी लोगों के साथ जस्टिस करें, उनके साथ आप इंसाफ करें, उनकी जिंदगियों को बजाय तंग करने के आप रिलीफ दें। फिर आपकी वो लड़ाई, वो जंग, वो स्टेट की जो जंग होगी किसी ग्रुप के खिलाफ, वो यकीनन सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर चीजें आप इसके ऑपोजिट करें, आप कहें जी हम तो उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वो लोग जो मतलब नॉन वायलेंट है, अगर उनकी कोई बात अगर वो करते हैं और आप कहते हैं जी आपने ये कैसे कर दिया, तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा खतरनाक आता है। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बताता है पाकिस्तान, लेकिन उसी पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों ने अपने ही शहरियों, खुसूसन खवातीन और बच्चों पर रियासती मजालिम की इंतहा करके बगावत की आग भड़का दी है। यही वजह है कि हाल ही में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान के जिला बोलान के मस्कान इलाके की टनल 8 में हमला करके पहले रोका गया और बाद में तकरीबन 48 घंटों तक 214 फौजी एहलकारों और मुसाफिरों को यरगमाल बनाए रखा और पाकिस्तान के सामने शर्त रखी कि पहले अगवा शुदा बलोचों को रिहा किया जाए, तभी जाफर एक्सप्रेस को छोड़ा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज खुफिया एजेंसी ISI ने अगवा किए गए लापता बलोचों को गुज़श्ता कई साल से अपने टॉर्चर सेल में रखा हुआ है। यही वजह है कि BLA के इस बहादुरी भरे कारनामे को पूरे पाकिस्तान की रियासती रिट को खुला चैलेंज माना जा रहा है। हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं, दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट मिला के नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसके कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ, ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ द पंजाबीज।
बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड के मुजाहिदीन की जानिब से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के पंजाबी अफसरान को निशाना बनाकर इससे पहले भी फिदायीन हमले किए गए, जिसका हालिया सबूत बलूचिस्तान के तुर्बत जिले में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर किया गया खुदकुश धमाका है। इस खौफनाक खुदकुश धमाके के नतीजे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के 4 दर्जन से ज्यादा पंजाबी फौजी अफसरान को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले से BLA ने बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक को अब जल्द से जल्द मंतकी अंजाम पर पहुंचाने का वाज़ेह पैगाम दे दिया है। वहीं इससे कबल खुजदार जिले की जहरी तहसील में BLA के फिदायीन मुजाहिदीन ने दिन दहाड़े शहर में धावा बोलकर पुलिस स्टेशन, नादरा ऑफिस और बैंक समेत मुख्तलिफ सरकारी तंसीबात को कई घंटों तक यरगमाल बनाए रखा। BLA की जानिब से किए गए ये मुसलसल हमले साफ तौर पर पाकिस्तान की रियासती रिट को खुला चैलेंज है। BLA put forward a demand to the Pakistani state that if they want these hostages to be released, if they want these military personnel to be released, then they should release the Baloch, political prisoners, Baloch prisoners of war, and all the Baloch missing persons, those who are in the dungeon of Pakistani army for the last many years, in some cases for decades. सन 1948 से आजाद रियासत बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज के नाजायज शिकंजे से आजादी हासिल करने के लिए बलोच कौम परस्त जमातें गुज़श्ता 77 बरस से मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन चीनी मंसूबे CPEC और ग्वादर पोर्ट की मुखालफत को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान में जुल्म ज़्यादतियों की तमाम हदें पार कर दी है। यही नहीं, पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग ISPR की जानिब से बलोच यकजहती कमेटी जैसी इंसानी हुकूक इदारों को दहशतगर्द बताया गया और ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली में शामिल लापता बलोचों की पुरअमन माँ बहनों को फौजी बर्बरियत का शिकार बनाया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी कारोबारियों में शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ गम गुस्से की लहर। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। नोबेल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के शांगला जिले के बरकाना कस्बे में वाक़े अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंची तो उनके रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के हमले के बाद तकरीबन 13 साल बाद मलाला यूसुफजई अपने रिश्तेदारों से मिलने शांगला जिले के बरकाना कस्बे पहुंची। लिहाजा इस मौके पर मलाला यूसुफजई ने अपने खानदान के बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर उन्हें खराजे अकीदत भी पेश की। इस दौरान मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़कियों की तालीम को फरोग देने के लिए साल 2018 में तामीर कराए गए गर्ल्स स्कूल का भी दौरा किया। पाकिस्तान की स्वात वादी के भिंगोरा शहर में TTP तालिबान दहशतगर्दों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी मलाला को 17 साल की उम्र में नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी की वजह से जरूरतमंद लोगों को बॉर्डर पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को लेकर गुज़श्ता 2 हफ्तों से आमोदरफ्त बंद हो गई है, जिससे कारोबारियों को रोजी रोजगार से महरूम होना पड़ रहा है। साथ ही अफगानी शहरियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि उनके खानदान वाले गुज़श्ता कई बरसों से रिहाइश पजीर हैं। इसके बावजूद उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से रिहाइश पजीर अफगानी पनाह गुज़ीरों को जबरन मुल्क बदर करने के लिए 31 मार्च का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक को मौजूदा बहरान से निपटने का वाहिद मकसद बातचीत ही है।
पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक को सबोताज करने के लिए फिरका वाराना व लासानी फसादात की आग भड़काने की साजिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में JUI फे के 2 मकामी लीडरों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ग्वादर प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज JUI यानी जमीयत उलेमाए इस्लाम फे के कारकुनों ने बताया कि उनके लीडर गुलाम सरवर वाडेला और मौलाना अमानुल्लाह को नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ग्वादर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले JUI के लीडरों और सियासी कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की साजिशें उन्हें डरा नहीं सकती। उनकी जमात के कायद मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की काली करतूतों पर तनकीद नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के आलम में खवातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादतियों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। कभी खानदान की गैरत और झूठी शान शौकत के नाम पर तो कभी कारोकारी जैसे बदचलनी के झूठे इल्जाम लगाकर खवातीन को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जिला फैसलाबाद में मंजर आम पर आया, जहां शौहर इब्राहिम ने अपने भाई इस्माइल के साथ मिलकर अपनी अहलिया और 2 मासूम बच्चियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इस वाक़े पर इंसानी हुकूक इदारों ने कहा कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए 2016 में कानून साजी भी की गई, लेकिन मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तानी माशरे में उस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में ही खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज को लेकर कारोबारी बिरादरी में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इसी सिलसिले में कराची की ताजिर तंजीम के लीडर मोहम्मद बिलाल के बेबाक इजहार ख्यालात पर पेश है ये रिपोर्ट। रोजमर्रा जिंदगी की रफ्तार हो या गाड़ी की, दोनों को चलाने के लिए बेहतर माली हालत की असद जरूरत होती है, लेकिन खस्ता हाल मईशत खुसूसन डॉलर की उड़ान पर काबू पाने और पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज को लेकर कारोबारी तबके में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ चुकी है। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी और उससे जुड़े कारोबारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी कारोबारियों का कहना है कि हुकूमती नाअहली और गलत पॉलिसीज ने घरेलू सन्नतकारी और तिजारत को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त कोई भी कारोबार अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के पास अगर आप इस वक्त चले जाएं तो कोई भी इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो इस वक्त उसके पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना सरमायाकारी के लिए पैसे हैं लोगों के पास, और ना लोगों के पास इस वक्त इतना वसी वो है कि रिसोर्सेज हैं कि जो अपने कारोबार को चला सकें। क्योंकि जो मुल्क के अंदर से इस वक्त जो सिस्टम बना हुआ है ये आर्टिफिशियल सिस्टम बना हुआ है। से अगर आप ये इम्पैक्ट देखें कि ये इस वक्त इससे ही लिंक है, आपका डॉलर भी होता है और डॉलर आपका ऊपर नीचे जो है इस वक्त फ्लक्चुएशन कर रहा है, क्योंकि डॉलर आपका फ्लक्चुएशन इसलिए कर रहा है कि ये गवर्नमेंट की ये एक अपनी पॉलिसी है। गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हम आए हैं और हमने आके जो है अपने देखिए हमने ये सब कुछ किया है। मगर अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो तो गवर्नमेंट ने अगर आपको एक तरीके से अगर आपको डॉलर को 19-20 किया है तो उसने आपका गैस को बढ़ा दिया है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को महंगा कर दिया है, आपकी जो है इस वक्त जो गैस की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ऊपर है। गैस की इस वक्त सबसे बड़ी लोड शेडिंग है। आप इंडस्ट्रीज को तो गैस उनके लिए तो नायाब हो चुकी है और इस वक्त घरेलू सराफिन के लिए भी अपना गैस जो है वो बिल्कुल नायाब है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त हमारे सामने खड़ी हुई है। एक गरीब आदमी जो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जो महीने का 20-25 हज़ार कमाता था,
اس کے گھر کا بل جو ہے وہ 15,000 16,000 روپے میں بل آ رہا ہے. مطلب یہ تو ایک شوق والی بات ہے کہ یار ایک پنکھا اور دو ٹیوب لائٹ والے کے گھر کا بل جو ہے 15-16 ہزار آ رہا ہے. کیوں؟ یہ صرف اور صرف ہمارے جو معاہدے اس طریقے کے ہم نے معاہدے کیے ہیں، ان معاہدے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ہمارا جو ہے سسٹم ہے وہ ہم اس پہ جو ہے مجبور ہیں. ہمارے ملک کی جو معیشت جو ہے نا وہ اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ اس وقت جس لوگوں کو چانس مل رہا ہے نا وہ لوگ بول رہے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کے چلے جاؤں. آج کسی کو بھی تھوڑا سا بھی موقع مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک کو جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاؤں، کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت آپ کے پاس چلے جائے آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سیکیور نہیں ہے، آپ اپنے بزنس میں سیکیور نہیں. ہر جگہ آپ کو کرپشن ہے اور ہر جگہ اس کرپشن کا جو کی وجہ سے اس پر جو ہے ملک کو جو ہے پورا ڈیفالٹ ہوا ہے. اگر ایک عام آدمی ایک کاروباری آدمی سے اگر آپ پوچھو کہ وہ کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کو پورا 100% ٹیکس دوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں بھی 100% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں، یا کوئی بھی بندہ وہ کہتا ہے میں 100% ٹیکس دوں، مگر 100% ٹیکس کے اوپر اس کو کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا پڑوسی ملک آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا ہوا ملک ہے. وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. یہاں تو کسی قسم کا آپ سیکیور نہیں ہیں. آپ یہاں سے باہر نکلے تو آپ کے پاس حالات اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ آپ کو کہیں آپ کو خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی لوٹ نہ دے، کیونکہ یہ سب چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری کو جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے سب کچھ کرنا ہے تو میں ایک ریاست کے ساتھ کیوں وہ کام چلوں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.